नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के नोबेल पीस प्राइज़ की, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है और वेनेजुएला की आयरन लेडी कही जाने वाली मारिया कोरिना मचाडो को ये सम्मान दिया गया है। उनके लोकतांत्रिक संघर्ष, विपक्ष की एकजुट करने की ताकत और तानाशाही से लड़ने के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला है और दरअसल इन्हीं वजह से उनकी वैश्विक पहचान भी बनी हुई है। लेकिन इस खबर के भारत में भी कुछ राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि उनकी कहानी किसी भारतीय नेता की लड़ाई से बड़ी अजीब तरीके से मेल खाती है, जो आगे मैं आपको डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज इतनी जद्दोजहद के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया गया, जबकि ट्रंप के कैंप ने और उनके समर्थक ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। लेकिन ये सम्मान मिला है वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को, जिन्हें दुनिया भर में आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर मारिया मचाडो को ये सम्मान क्यों मिला और ये खबर भारत में इतना बज़ क्यों क्रिएट कर रही है। तो देखिए, मारिया कोरिना मचाडो की उम्र लगभग 58 साल है। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए ये सबसे मुखर आवाज़ है। उन्होंने देश की गहराई से विभाजित विपक्ष को एकजुट किया, निकोलस मदुरो जैसे सत्ताधारी नेता और उनकी तानाशाही सिस्टम का खुल के अपोज भी किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान 2002 में सुमेट नामक वोट मॉनिटरिंग संगठन का स्थापना भी किया, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए काम करता है। 2011 से 2014 तक वो नेशनल असेंबली में सांसद भी रह चुकी हैं और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में वो अपोजिशन की कैंडिडेट भी बनी थी। लेकिन रूलिंग रिजीम ने एक सोची समझी रणनीति बनाया और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने एक अन्य उम्मीदवार को समर्थन दिया और पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे बनाए रखा। और चुनाव के दौरान इंडिपेंडेंट काउंटिंग में ये भी पता चला कि विपक्ष साफ साफ जीत रहा था, लेकिन सत्ताधारी गवर्नमेंट ने गद्दी नहीं छोड़ी और इन नतीजों को स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद मारिया की जान को भी लगातार खतरा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना देश, अपना वतन नहीं छोड़ा और लगातार जनता के बीच में उम्मीद की ज्योत जलाए रखी है। और नोबेल समिति के अनुसार मारिया मचाडो ने 3 क्राइटेरिया को फुलफिल किया, जिसकी वजह से इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। जिसमें पहला है विपक्ष को यूनाइट रखा, दूसरा है मिलिटराइजेशन के खिलाफ खड़ी रहीं और तीसरा लोकतांत्रिक भविष्य की एक उम्मीद जगाए रखा, जहां पे सिटीजन के मूल अधिकार सुरक्षित हों और वो स्वतंत्र और शांति से जी सकें। अब बात करते हैं कि इस पुरस्कार को लेके, मारिया मचाडो को लेके भारत में इतना बज़ क्यों है, भारत से इसको किस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है। तो देखो, मारिया मचाडो के लोकतांत्रिक संघर्ष और भारत की एक प्रमुख विपक्षी नेता, यानी मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की, उनकी राजनीतिक लड़ाई में कहीं ना कहीं एक अजीब सी समानता देखने को मिल रही है और इसी का बज़ हमारे यहाँ सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करना, चुनाव प्रक्रिया में जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनको मुद्दा बनाना, जनता के सामने रखना और इन सब के दौरान खुद को डिस्क्वालीफाई होते हुए भी देखना, उसका भी सामना करना, जन अधिकारों के लिए बार बार मैदान में बने रहना। जब मैं ये सारी चीजें काउंट कराता हूं, तो क्या आपके सामने राहुल गांधी की तस्वीर नहीं आती है। और इसी तरीके का संघर्ष जो है मारिया मचाडो अपने देश में कर रही हैं। भारत में राहुल गांधी बीते वर्षों में विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। खासकर 2024 और 25 के राजनीतिक परिदृश्य में उन्होंने कास्ट सेंसस, वोटर राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और इसी वजह से आज दोनों लीडर की तुलना हो रही है। लेकिन ये तुलना केवल 2 लीडर तक सीमित नहीं है, 2 और भी लीडर हैं जिनकी सिमिलरिटीज़ के बीच में तुलना की जा रही है। जितनी चर्चा इस समय नोबेल प्राइज़ मिलने वाले को है, उससे ज़्यादा चर्चा, उससे ज़्यादा बज़ डोनाल्ड ट्रंप को लेके है। दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि उनका विवादित जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप वाला स्टाइल है, वो उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार दिला देगा। खासकर उनका रवैया जिस तरीके से रहा है, जबरदस्ती दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में खुद को मीडिएटर के रूप में दिखा रहे थे। पर्पस साफ था कि किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए। लेकिन नोबेल कमेटी ने साफ किया है कि रियल रिकॉग्निशन पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन को ही मिलेगा, ना कि सिर्फ जियोपॉलिटिकल डील को। भारत में इस एंगल को इसलिए भी नोट किया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है ना, वो पहले से चर्चा में रही है और दोनों के ऊपर सेंट्रलाइज पावर स्टाइल में रूल करने का और डिसेंट के प्रति इंटॉलरेंस दिखाने का आरोप लगता रहा है। हालांकि जब हम भारत और वेनेजुएला की बात करते हैं, तो दोनों देश में बहुत ज़्यादा दूरी है, दोनों का कल्चर अलग है, लोकेशन अलग है और इस हिसाब से वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर अपनी अलग समस्याएं भी हैं। मारिया की लड़ाई पॉलिटिकल फ्रीडम पर फोकस्ड है, लेकिन भारत में विपक्ष का नैरेटिव सोशल जस्टिस के मुद्दों पर भी चलता है। हाल ही में जिस तरीके से भारत में दलित अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो हरियाणा के दलित आईपीएस अधिकारी वी पूरन कुमार का सुसाइड करना हो, या फिर रायबरेली में दलित युवक को मार मार के उसकी हत्या करना हो, या फिर सीजीआई के ऊपर डिसरिस्पेक्टफुल अटेम्प्ट में जूता फेंकने की कोशिश हो, इन सब से जो हमारे देश के बीच में कास्ट डिवाइड है, उससे लड़ता हुआ विपक्ष काफ़ी हद तक खड़ा होता है। राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस और प्रोपोर्शनल राइट्स की बात करते हैं, मतलब जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए ताकि सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सके। तो ये हमारे यहाँ की अपनी समस्या है।
ऑल टुगेदर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर मामले में आप वेनेजुएला को भारत से नहीं कंपेयर कर सकते, बस कुछ सिमिलरिटीज दिखी थी जो मैंने सोचा आपको बताई जानी चाहिए। और इसी तरीके से भारत और अमेरिका का कंपैरिजन भी करना, उनको पैरेलली रखना बहुत गलत होगा, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज जो हमें दिखती हैं उनको नकारा भी नहीं जा सकता। ट्रंप ने 2020 में अपनी हार के बाद सत्ता छोड़ने के खिलाफ कितनी हिंसा भड़काई थी, उसका घटनाक्रम लगातार हमने देखा था। उसी तरीके से भारत में भी विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जो इस वक्त सत्ता में है दरअसल वो वोटों में मैनिपुलेशन करके सत्ता में बने हुए हैं। और ट्रंप की पॉलिटिक्स में भी धीरे धीरे जो रिलीजन बेस्ड डिवाइड है वो प्रोमिनेंट होते चला जा रहा है। अभी मैंने आपको एक केस बताया था जहां पे हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर कमेंट किया जा रहा था। अमेरिका में एक बड़ी व्हाइट पॉपुलेशन है जो अमेरिका को एक क्रिश्चियन देश में कन्वर्ट करना चाहता है। भारत में भी हम देखते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस पोलराइजेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज हैं जिसको हम कंपेयर करते हैं। पर इस साल का जो नोबेल पीस प्राइस है वो एक बार फिर से ये साबित करता है कि लोकतंत्र में असली जीत जो है वो पावर और प्रोपेगेंडा से नहीं होती, बल्कि जनता की उम्मीद से, यूनिटी से और पीसफुल परिवर्तन से होती है। मारिया मचाडो की कहानी वेनेजुएला के लिए जितनी इंस्पिरेशनल है उतना ही भारत के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी है कि जब सत्ता डिसेंट को क्रश करने लगती है ना, इंस्टीट्यूशन कमजोर होने लगते हैं और समाज में गहरे डिवाइड पैदा होते हैं, तो लोकतंत्र का असली फाउंडेशन खतरे में आ जाता है। राहुल गांधी के स्ट्रगल और मारिया की जर्नी में कई सारी लाइन्स पैरेलल हैं, लेकिन नोबेल कमेटी ने जो क्राइटेरिया तय किया है वो हर लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के लिए एक तरीके से रिमाइंडर है। रिमाइंडर ये है कि क्या हम सिर्फ ग्लोबल लीडर्स की इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सुनते रहेंगे जबकि हमारे अपने घर का लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता रहेगा और हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार नोबेल पीस प्राइज डिजर्विंग इंसान को दिया गया है, या आपको लगता है कि नहीं, नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए था? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।